जालिम लोशन। नमस्कार, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ नया सवेरा का ये बहुत ही खास अंक लेकर हम हाजिर हैं। हफ्ते की शुरुआत है, साथ ही रामनवमी का पर्व है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं रामनवमी की, नवरात्रि की। और अगले 1 घंटे तक आपके साथ रहूंगी मैं जया सिन्हा और भावना। शुक्रिया जया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात आप सभी को। आप सबको हम दिखाएंगे अगले 1 घंटे में देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। साथ ही आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ और मिजोरम में आज पहले चरण के नामांकन के लिए आज अंतिम दिन है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री आज सहकारी निर्यात के राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। बात होगी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहाँ हम आपको इजराइल और हमास से जुड़े संघर्ष के बारे में ताज़ा अपडेट देखें। और खेल की जगत और एंटरटेनमेंट की भी खबरें रहेंगी अगले 1 घंटे में। और शुरुआत करते हैं हर बारी की तरह सुभाषितम के साथ, यानी कि संस्कृत में शुभ विचार के साथ। दानाय लक्ष्मीः सुकृताय विद्या चिन्ता परब्रह्म विनिश्चयाय परोपकाराय वचासि यस्य वन्द्यस्त्रिलोकी तिलकः स एव। सुभाषितम, इसका अर्थ है जो व्यक्ति अपनी संपत्ति का सदुपयोग दान में और अपनी विद्वता का प्रयोग अच्छे कार्यों के संपादन में करता है और साथ ही परम शक्ति के विचार में तल्लीन रहकर सदा परोपकार की ही सोचता है, निश्चय ही वह संसार में सभी जगह वंदनीय और सुशोभित होता है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों। मिजोरम विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी। कांग्रेस ने राजस्थान में 43 उम्मीदवारों की दूसरी सूची और छत्तीसगढ़ में 7 प्रत्याशियों की अंतिम लिस्ट जारी की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी छत्तीसगढ़ में 12 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को करेंगे संबोधित। 1 दिवसीय आयोजन में 1000 से अधिक प्रतिभागी होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कई पश्चिमी देशों के नेताओं से बात कर हमास से जारी संघर्ष के बारे में दी जानकारी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज पहुंच सकते हैं इजराइल। ऑपरेशन अजय के तहत 2 नेपाली नागरिकों सहित 143 यात्रियों के साथ छठी उड़ान देर रात नई दिल्ली पहुंची। हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने यात्रियों का किया स्वागत। खेल की खबरों में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत की जीत का सिलसिला बरकरार। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर भारतीय टीम ने अजय रहते अंक तालिका में हासिल किया शीर्ष स्थान। कोहली ने खेली 95 रन की शानदार पारी। आज पाकिस्तान का सामना अफगानिस्तान से। और चीन में चल रहे एशियन पैरा गेम्स में आज भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी, टेबल टेनिस और साइकिलिंग की स्पर्धाओं का होगा आयोजन। और आइए नया सवेरा में सबसे पहले देख लेते हैं देश भर से कुछ खास खबरें।
बात करें अगर मिजोरम के एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। मिजोरम की सभी 40 और छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों में से 20 पर 7 नवंबर को मतदान होगा। मध्य प्रदेश में एक चरण में होने वाले चुनाव और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन 30 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे। मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों और छत्तीसगढ़ के 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी अंतिम सूची रविवार को जारी कर दी। इस सूची में 7 नामों की घोषणा की गई है। इससे पहले दूसरी सूची में कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था और पहली सूची में 30 नामों की घोषणा की गई थी। कुल मिलाकर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपने सभी 90 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। आप ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची में 11 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। कुछ ही दिन पहले आप इस चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर चुकी है। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है तो सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। इस वॉर में होर्डिंग्स, ट्विटर और सोशल मीडिया के अलावा जुबानी जंग ने भी अपनी जगह बना ली है। चुनावी दंगल में किस पार्टी के वायदों, पोस्टरों और हकीकत में कितना है दम, देखते हैं धीरज कुमार की इस रिपोर्ट में। भरोसा बरकरार कांग्रेस सरकार, भूपेश है तो भरोसा है, भरोसे की सरकार। आवास न्यास योजना, दमन के 15 साल, भरोसे के 5 साल। बटन कमल पर दबेगा, वीवीपैट से अडानी निकलेगा। इन पोस्टरों से रायपुर के कांग्रेस दफ्तर और शहर सजे हुए हैं। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस और जुबानी जंग के जरिए कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। पहले भी हमारा नारा था, तब भी नारा था कि भूपेश हैं तो भरोसा है। ये नारा छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया था और आज भी हम उस नारे पे कायम हैं कि भूपेश हैं तो भरोसा है। दूसरा हमारा नारा था भरोसे की सरकार। तीसरा हमारा नारा था हैं तैयार हम। ये हैं तैयार हम, ये हमारे चुनाव की टैगलाइन है। और हम छत्तीसगढ़ के चुनाव को पूरी तरीके से सकारात्मक और अपने कामों पे ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं बहस हो कि हमने किसानों का कर्जा माफ किया, इसलिए हम अपने पोस्टर में उसको स्थान दिया। हम चाहते हैं कि बहस हो छत्तीसगढ़ में धान की कीमत देश में सबसे ज्यादा है, इसलिए हमारे पोस्टर में धान दी। हम चाहते हैं बहस हो कि छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर कम है, हमारे पोस्टर में हमने बेरोजगारी को, हमने तेंदुपत्ता बोनस को, हमने 67 से अधिक वनोपज खरीदी को, वन अधिकार पट्टे को, तमाम ऐसी योजनाएं 36 में से 34 योजनाएं हमने पूरी की है। हम उसकी बात करें। पलटवार में भाजपा ने पोस्टरों के बजाय ट्विटर, सोशल मीडिया और सियासी हमले के जरिए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के दुर्ग को तोड़ने में जुटी है। भाजपा ने कहा, लबरा भूपेश, शराबबंदी, भूमि का 4 गुना मुआवजा, संपत्ति कर आधा और सनातनी समाज को आरक्षण पर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा है। कांग्रेस के सारे वायदे चुनावी जुमले साबित हुए। भाजपा नेता अजय चंद्रकार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नारों में भूपेश से भरोसे के बदले उनके घोटाले जनता की जुबानी बन गए हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ बनने के बाद ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें कांग्रेस का जो नैरेटिव है वो ही निगेटिव है। वो केंद्र सरकार के आरोप लगा के अपनी बात करने की कोशिश कर रही, चाहे मौखिक हो, चाहे वो पोस्टर में हो, चाहे सोशल मीडिया में हो। भूपेश बघेल अपनी उपलब्धियों पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं? 5 साल क्या उन्होंने हवाई काम किए? 5 साल क्या सत्ता की कुर्सी पर ही बैठे रहे कि कोई उनकी उपलब्धि? अपनी उपलब्धियों पर चुनाव नहीं लड़ रही सरकार, ये पहली बार देखा गया। आज की बात बता रहा हूं, रसोइयों का उन्होंने वेतन बढ़ाया है, मध्याह्न भोजन के 1 साल से अभी तक उनको वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसे जो राज्य सरकार के इशू हैं उन पर बात करें ना। उनको बताना चाहिए कि उनके अधिकारी IAS अधिकारी हैं या उनके विभाग के सचिव हैं, स्पेशल सेक्रेटरी हैं, ये लोग जेल में क्यों हैं? इस पर चुनाव लड़ना चाहिए उनको। कांग्रेस ने गृह मंत्री पर ट्विटर के जरिए सबसे बड़ा झूठ लिखा तो पलटवार में बीजेपी ने राहुल गांधी को रावण बता दिया।
चुनावी विश्लेषक ट्विटर और पोस्टर वॉर को सियासी सरगर्मी का हिस्सा बता रहे हैं, जिस पर दोनों पार्टियां आक्रामक मुद्रा में हैं। वो सभी चीजों को कैटेगराइज करके बांट करके और उसको जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत लंबे समय से पिछले 6 महीने से कांग्रेस जो है इसमें प्रयासरत रही और कहा जा सकता है कि काफी हद तक अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने में सफल भी रही है। लेकिन आपको इसके तुलनात्मक तौर पर अगर मुख्य प्रतिद्वंदी माने भाजपा को, तो उन्होंने इसकी जगह पर मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक तौर पर डिजिटल वार को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को चुना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टारगेट करते हुए कई चीजें हैं, सरकार को टारगेट करते हुए कुछ चीजें हैं, घोटालों के आरोप जो ईडी की जांच चल रही है उसको लेकर के बातें हैं। तो वर्तमान दौर में एक सड़क पर लड़ाई है और एक आपके हाथ में जो मोबाइल है उस पर लड़ाई है। तो दोनों लड़ाइयों के बीच में कौन सा बेहतर साबित होगा यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा ना। दरअसल चुनाव में बीजेपी अलग अलग तरीके से कांग्रेस को घेरने में जुटी है। इसी क्रम में होर्डिंग्स शहर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। भाजपा इन पोस्टरों के जरिए कांग्रेस के 5 साल का हिसाब मांग रही है, तो कांग्रेस पोस्टर वॉर से छत्तीसगढ़ के अपने गढ़ को बचाने में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है तो सियासी दलों के तीखे तेवर भी देखने को मिल रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को यहां कांग्रेस के दुर्ग को तोड़ना है और कांग्रेस को अपने दुर्ग को बचाना है। और ये जनता है कि सवाल पूछ रही है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, रायपुर। बिल्कुल, जनता सब देख रही है और इसका हिसाब जरूर करेगी और वोटिंग वाले दिन। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने इस दूसरी सूची में कुल 43 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने इससे पहले शनिवार को अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसमें 33 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। सभी सीटों पर एक साथ चुनाव होना है। 25 नवंबर को प्रदेश में मतदान होगा और 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए उचित परिवहन व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इन 5 राज्यों में कुल मतदाताओं में से तकरीबन 1.5% मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1% से अधिक है। आयोग ने कहा कि ऐसे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों की मदद के लिए जिला चुनाव अधिकारी स्वयं सेवक नियुक्त करेंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर प्रवेश के लिए वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार दिव्यांग मतदाता सक्षम ऐप पर व्हील चेयर सुविधा के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। निर्देशों के अनुसार दृष्टिबाधित व्यक्ति मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर सहयोगी ले जा सकते हैं।
और आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अमित शाह NCEL के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही NCEL सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। एक दिवसीय संगोष्ठी में निर्यात बाजारों से जुड़ने के लिए सहकारी समितियों का मार्गदर्शन, भारतीय कृषि निर्यात क्षमता और सहकारी समितियों के लिए अवसर सहित अनेक विषयों पर मंथन किया जाएगा। ये संगोष्ठी सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की गई विभिन्न पहलों पर सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों के एक प्रेजेंटेशन के साथ शुरू होगी। संगोष्ठी के दूसरे भाग में कई विषयों पर तकनीकी सत्र शामिल होंगे, जिनमें निर्यात बाजारों से जोड़ने के लिए सहकारी समितियों को चैनलाइज करने सहित भारत को दुनिया की डेयरी हब बनाना और सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शामिल है। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में 1000 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। संगोष्ठी में सहकारिता से जुड़े हितधारक भी बड़ी संख्या में ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज दिल्ली के विज्ञान भवन में अनुभव पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगे। वे कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार डॉक्टर जितेंद्र सिंह पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एकीकृत पेंशनर्स पोर्टल की भी शुरुआत करेंगे। इस दौरान राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के दूसरे चरण के पोर्टल की भी लॉन्चिंग होंगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह लंबित पेंशन प्रसंस्करण मामले पर अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने प्रधानमंत्री के आदेश पर मार्च 2015 में अनुभव पोर्टल लॉन्च किया था। ये पोर्टल सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके सराहनीय कार्यों को प्रस्तुत करने और प्रदर्शित करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली प्रदान करता है। भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच दिल्ली वासियों को पर्यावरण अनुकूल फील गुड करवाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दीपावली से पहले मेहरौली पुरातत्व पार्क का खूबसूरत तोहफा दिया है। कई एकड़ में फैला ये पार्क पहले जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। इसे अब दिल्ली विकास प्राधिकरण ने खूबसूरत और हरे भरे पार्क के रूप में फिर से तैयार किया है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। उजड़ती दिल्ली, बिखरती दिल्ली बन के फिर से संवरती दिल्ली। जी हाँ, इतिहास के आईने में दिल्ली ने उतार चढ़ाव के कई दौर देखे हैं, जिनकी यादें ये खंडर नुमार इमारतें हैं। ऐतिहासिक महत्व की इन धरोहरों में से एक है मेहरौली स्थित पुरातत्व पार्क। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जीर्ण शीर्ण अवस्था में खंडर पड़े इस मेहरौली पुरातत्व पार्क को फिर से संवार कर दिल्ली वासियों को दीपावली से पहले एक खूबसूरत तोहफा दिया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मेहरौली पुरातत्व पार्क में 6 पुनर्निर्मित स्मारकों के साथ साथ एक जल निकाय और अन्य सुविधाओं का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने कहा कि कई एकड़ में फैला ये पार्क पहले जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसे खूबसूरत और हरे भरे पार्क के रूप में फिर से तैयार किया है। पार्क में स्थित झील को भी फिर से रिस्टोर कर इसमें कृत्रिम झरने और फाउंटेन लगाए गए हैं। जो जनता की उम्मीदें बढ़ी हैं उसको हम पूरा करेंगे। आज आपने देखा कि मेहरौली आर्कोलॉजिकल पार्क जो ये पहले खंडहर हुआ करता था, जंगल था, गंदगी थी, उसको हम लोगों ने रिस्टोर कर दिया। ये वाटर बॉडी जो कभी दिखाई नहीं पड़ती थी वो भी रिस्टोर हो गई है। दिल्ली की जनता डिज़र्व करती है ऐसी प्लेसेस के लिए, और मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि दिल्ली की जनता को बेस्ट दिया जाए, उसको हम पूरा करेंगे। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि इस शानदार रमणीय स्थल के जरिए हम दिल्ली की खूबसूरती बढ़ाने के साथ अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को भी संरक्षित कर रहे हैं। अपने इतिहास की जानकारी बहुत आवश्यक है और अपनी ऐतिहासिक पुरातत्व जो हमारी संपदा है उसको संभाल कर संजोकर रखना भी आवश्यक है। तो वही कार्य आज आपके सामने, और साथ ही ये मॉन्यूमेंट्स नहीं होकर
इस्तेमाल की जगह बने, जहाँ पर लोग आएँ जाएं, उसको ओन अप करें, तभी इसका रखरखाव किया जाएगा। महरौली पुरातत्व पार्क का कायाकल्प करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संगीता सक्सेना ने कहा कि प्राकृतिक खूबसूरती से युक्त नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरता ये पार्क ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की मिसाल है, जो अब दिल्ली की खूबसूरती में 4 चांद लगाएगा। सुंदरता किसे नहीं पसंद, इतनी अच्छी चीज़ अगर निकल के आई है, दिल्ली वालों की किस्मत में ये चीज़ होनी थी लेकिन पता नहीं था। आज कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दिल्ली पीपल कि इतनी सुंदर जगह उनको, और मोर मैं तो कहूँगी वेलकम, यहाँ आइए, अपने विंटर्स को एंजॉय करिए इतनी खूबसूरती के साथ। लेकिन आए तो इस जगह की हिस्ट्री को समझ के आइए, ये क्या था, उसके बाद किसने उसको टेक ओवर किया और किस हालत में हमने उसे पाया है। दिल्ली के महरौली पुरातत्व पार्क के पुनर्स्थापन कार्य 2.6 करोड़ की लागत से पूरे हुए हैं। संरक्षण कार्य में मरम्मत, सुदृढ़ीकरण और फ्रेस्को पेंटिंग शामिल थी। पार्क में फव्वारे, एक रेस्टोरेंट और एक मार्ग के साथ एक पुनर्जीवित जल निकाय को जनता के लिए खोलने के साथ पुनर्स्थापित स्मारकों में कुली खान का मकबरा और आसपास की एक छतरी, राजौन की बावड़ी के सामने एक मकबरा और मेटकाफ का बोथ हाउस और उनका निवास के अलावा कब्रों जैसे अन्य स्मारकों में शामिल है। महरौली स्थित पुरातात्विक उद्यान की पौराणिक महत्व की इमारतों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शानदार पहल की है। इस पहल से एक और जहां यहाँ बेहतरीन साफ सफाई हुई है, वहीं दूसरी ओर यह स्थल एक रमणीय स्थल के रूप में तब्दील होने के साथ साथ दिल्ली वासियों को दिवाली पे एक शानदार तोहफा भी मिला है। मेरे से कैमरामैन आलोक गुप्ता और श्रीनिवास के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और ऑपरेशन अजय की बात करें तो उसके तहत छठी फ्लाइट इजराइल से भारतीयों को लेकर वापस भारत लौटी है। छठी फ्लाइट में कुल 143 यात्री शामिल थे। इस फ्लाइट से 2 नेपाली नागरिक भी भारत पहुंचे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने यात्रियों का स्वागत किया। फ्लाइट इजराइल से भारतीयों को इवैक्यूएट करके भारत वापस आ चुकी है। इस वक्त हम नई दिल्ली में मौजूद हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और छठी फ्लाइट में जो लोग जो भारतीय इजराइल से वापस आए उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर खुद फग्गन सिंह कुलस्ते जो मंत्री है हमारे भारत सरकार में, वो यहाँ पर आए हैं। सर, आप खुद यहाँ पर आए हैं, छठी फ्लाइट है ये, अब तक 5 पहले फ्लाइट्स आ चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सबका स्वागत करते हैं। हमारी ये छठी फ्लाइट है 143 जो वहाँ से लोग आ रहे हैं इजराइल से, और उन सबके स्वागत के लिए सरकार की ओर से और सरकार की पूरी ईमानदारी के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। और बाकी भी जो लोग आने वाले हैं उनका सब फॉर्मेलिटीज के बाद धीरे धीरे हम उनके हुए यहाँ आने का प्रयास कर रहे हैं, और अपने स्वदेश जितने लौट रहे हैं उन सबका हम स्वागत कर रहे हैं। एक तरफ इवैक्यूएशन हो रहा है, दूसरी तरफ आज ह्यूमैनिटेरियन मदद भी गाजा के लिए भेजी गई है इजिप्ट के रास्ते। तो हर तरफ से अगर डिप्लोमेसी की बात की जाए तो हर किसी का ध्यान रखते हुए देखिए, बराबर प्रधानमंत्री जी इसकी चिंता कर रहे हैं, और मुझे और हमारे देश के लिए, और विशेष तौर से जो इजराइल से आ रहे हैं जितने भी लोग ऐसे बहुत हुए उन सबके लिए चिंता सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी पूरे तेजी से इसकी देखरेख कर रहे हैं, और वो पूरे जिम्मेदारी के साथ इस बात को पूरा कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, चाहे यूक्रेन वॉर हो या फिर अभी जो जिस तरह से तनाव है, हमास और इजराइल के बीच लड़ाई चल रही है, हर कोई भारत की तरफ कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह देख रहा है। क्या लगता है कि कितनी अहम भूमिका रहने वाली है? देखिए, भारत की इन सारी परिस्थितियों को आपने पिछले समय भी देखा है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में भारत की बहुत भूमिका है इसको लेकर के, और जहां जहां पर इस प्रकार की भी स्थिति है और जितना सहयोगात्मक भारत की ओर से हम मदद कर सकते हैं, मुझे लगता है कि ये पहली बार इस प्रकार के अनुभव आ रहे हैं देश के अंदर कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ में हमारे जो आपस के परस्पर संबंध है उसको भी और थोड़ा मजबूत करने का प्रयास हम सब कर रहे हैं भारत की ओर से। न सिर्फ भारतीय बल्कि जो हमारे मित्र देश है उनके कई सारे नागरिकों को भी ऑपरेशन अजय के तहत इवैक्यूएट किया गया है, इजराइल से भारत लाया गया है, और उसके बाद वो अपने अपने देश वापस जा रहे हैं। तो ये छठी फ्लाइट थी। आगे जिस तरह से देखा जा रहा है, जितनी भी भारतीयों को इजराइल से आने में मदद की जरूरत होगी उनको वापस लाया जाएगा। कैमरामैन नवीन के साथ मैं अक्षय डोंगरे, डीडी न्यूज। तो ऑपरेशन अजय के तहत छठी फ्लाइट भारत पहुंची है, जिसमें 2 नेपाली नागरिक भी आए हैं, वापस लौटे हैं। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बात नवरात्रि की। जी हाँ, आज शारदीय नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन है। आज माँ नवमी के दिन माँ दुर्गा की सिद्धि दात्री स्वरूप की पूजा की जा रही है। माता के स्वरूप की पूजा से मुक्ति, मोक्ष और समस्त सिद्धियाँ मिलती हैं। नवरात्रि पर्व की अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के इन दिनों की तिथियों पर कन्या पूजन की जाती है। कुछ लोग अष्टमी तिथि पर तो कुछ लोग नवमी तिथि पर कन्या पूजन के साथ माँ की आराधना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की नवमी तिथि पर माँ सिद्धि दात्री की विधिवत पूजा करने से धन, बल, यश के साथ सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवमी के उपलक्ष्य में देश भर के मंदिरों में माँ के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता सुबह से ही लग गया है। मंदिरों में माता की आरती की जा रही है। राजधानी दिल्ली में भी महानवमी बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। छतरपुर और कालकाजी मंदिर में सुबह सवेरे से ही भक्तों का तांता लगने लगा है। शारदीय नवरात्रि का आज 9वां और अंतिम दिन। हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर मौजूद है झंडेवालान मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध है झंडेवालान मंदिर, और साथ ही साथ वाराणसी से हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम दर्शकों को झंडेवालान मंदिर ले जाते हैं जहाँ पर मौजूद है चंद्रशेखर। आज 9वां दिन है, लेकिन हम देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से सुबह से ही भीड़ जुटी हुई है भक्तों की। क्या कुछ खास तैयारियां हैं आज के दिन के लिए झंडेवालान मंदिर में? जैसे कि जय आपने कहा कि आज का जो दिन है वो माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है, और सिद्धिदात्री जो माँ है वो अष्ट सिद्धि को प्रदान करने वाली माँ है। तो उनका आज जिस प्रकार से श्रृंगार किया गया है, मैं सबसे पहले चाहूँगा वो आप देखें। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस प्रकार से आज माँ का श्रृंगार किया गया है। माँ को आज 9 फूल और 9 प्रकार के जो फल हैं वो चढ़ाए जाते हैं, और उनका श्रृंगार इस तरीके से किया जाता है कि देवी जो लक्ष्मी हैं उनके स्वरूप के हिसाब से उनको तैयार किया जाता है। हालांकि सिद्धिदात्री माँ की सबसे खास बात यह है कि ये सरस्वती का रूप भी इनमें समाहित है, क्योंकि इन्हीं की कृपा से कहा जाता है कि शिव जी को जो अर्धनारीश्वर रूप जो है वो प्राप्त हुआ था, और जो सिद्धियां हैं वो भी सिद्धिदात्री माँ की कृपा से ही उनको प्राप्त हुई थी। तो ये आज का कुछ नज़ारा यहाँ पर है। साज सज्जा भी आप देखिए उस प्रकार से की गई है, और ये जो रंग है ये अध्यात्म का रंग माना जाता है, साधना का रंग माना जाता है। तो उस प्रकार से यहाँ पर विशेष सज्जा भी यहाँ पर की गई है। जिस प्रकार से आप लाइन देख रही हैं दर्शकों की जो हैं और जो श्रद्धालु वहाँ पर जो मौजूद हैं, ये श्रद्धालु सुबह 4 बजे से नंगे पैर यहाँ तक आए हैं, और ये भीड़, ये जो है जो आस्था का जो सैलाब है, ये अगर आप देखें कि वो काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है, और काफ़ी लंबी लाइन है। यहाँ पर सुबह से ही जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी आस्था और अपनी मन्नत को लेकर के आ रहे हैं। झंडेवाला मंदिर का भी अपना एक इतिहास है, और आस्था लोगों की जुड़ी हुई हैं। तमाम मन्नतें यहाँ पर आकर के पूरी होती हैं, और वही चीज़ यहाँ भी देखने को मिल रही है। नवदुर्गा के रूप उस बनाए हुए हैं, और वहाँ भी दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जो हैं वो लगातार जा रहे हैं। तो ये सिलसिला जो है वो रात को 12 बजे तक जो है वो लगातार चलता रहेगा, और ये आस्था का जो संगम है वो यहाँ पर
पर उबड़ा हुआ है और इस प्रकार की जो तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर लगातार जारी हैं। जी चंद्रशेखर, अब हम वाराणसी चलेंगे अपने संवाददाता हरिकेश के पास। हरिकेश, हमने दिल्ली के झंडेवाला मंदिर का तो नज़ारा देखा, भक्तों का तांता लगा हुआ है, आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। शारदीय नवरात्रि का आज 9वां दिन है, मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। साथ ही ये मान्यता है कि आज कन्या पूजन भी करते हैं। हालांकि कुछ लोग अष्टमी मनाते हैं तो कुछ रामनवमी मनाते हैं और कन्या की पूजा करते हैं। अगर वाराणसी की बात की जाए तो वहाँ किस तरीके का माहौल है? भावना, जैसा कि आपने बताया, कन्या पूजन का जिक्र किया, नवरात्रि के 9 दिन का जिक्र किया, तो अष्टमी वाले दिन जो कन्या पूजन करते हैं, जब नवरात्रि 8 दिन की होती है तब अन्यथा 9वें दिन ही जो है कन्या पूजन का प्रावधान है। चूँकि काशी में 9 देवियों का मंदिर है और एक अच्छी बात भावना यह है कि काशी धार्मिक नगरी और यहाँ पर जो संत समाज जो बताता है कि नवरात्रि के प्रत्येक दिन एक एक दिन जो माँ की पूजा होती है वो एक एक औषधि का भी दिन होता है। तो नवरात्रि में 9 औषधियों का भी हम समर्पण करते हैं, प्राप्त करते हैं। मैं काशी के प्रसिद्ध दुर्गा कुंड मंदिर में हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे किस तरह से यहाँ पर लाइन लगा के पुरुष और नारी दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धालु कर रहे हैं। एक खास बात और भावना कि स्काउट गाइड की बच्चियाँ यहाँ पर, छोटी बच्चियाँ ड्यूटी कर रही हैं, लोगों को मार्गदर्शन कर रही हैं, सहयोग कर रही हैं इस मामले में कि किस तरह से लोग आसानी से दर्शन कर सकें। यहाँ पर चुनरी जो चढ़ाते हैं माँ को, चुनरी चढ़ाने के लिए देखिए यहाँ पे लोगों ने बांध रखा है। और जो आप जिक्र कर रही थी कन्या पूजन का, कन्या पूजन मैं आपको दिखाऊं कि मंदिर के प्रांगण में ही पीछे की तरफ छोटी छोटी कन्याओं को किस तरह से लोग समर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा भाव से पूजन कर रहे हैं इस मंदिर के प्रांगण में ही। तो 9वें दिन चूंकि माँ सिद्धिदात्री का दिन है, नाम ही है सिद्धदात्री। यदि आप जो कुछ मांगते हैं उसका पूर्ण होना, सिद्ध होना, कोई कामना करना, सिद्ध होना, तो माँ जो दात्री हैं वो जो आपके मन में कामना है उसको सिद्ध के रूप में आपको दान करती हैं, देती हैं अगर आप मांगते हैं। बिल्कुल हरिकेश, बिल्कुल। आइए तो और यहाँ पर वाराणसी, दिल्ली, सभी जगह पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे 9 दिन जो झंडेवालान मंदिर था वहाँ पर ज़बरदस्त शानदार तैयारियाँ रहीं। आस्था का जो सैलाब है, आज नवरात्रि का 9वां दिन है, क्या कुछ खास वहाँ पर किया जा रहा है? क्योंकि कन्या पूजन का जिस तरह से जिक्र हो रहा है, झंडेवाला मंदिर की भी अपनी एक मान्यता है, वहाँ पर भी बड़े भव्य तरीके से कन्या पूजन किया जाता है। भक्तों को आज लंगर खिलाया जाएगा। क्या कुछ तैयारियां और जोश देख रहे हैं आप इस वक्त वहाँ पर? जया, कल भी यहाँ पर 21 जो कन्या हैं उनका यहाँ पर पूजन किया गया था। हालांकि 9 कन्याओं का जो प्रावधान है, आज भी इस प्रकार से यहाँ पर जो 9 जो कंचन हैं उनको पूजा जाएगा। इसके साथ साथ आज चूँकि पूजा का विसर्जन भी होता है, आज ही जो नवरात्र हैं उनका समापन भी होता है, तो यहाँ पर जो जौ रखे जाते हैं उसका भी विसर्जन यहाँ पर आज होगा। उसके अलावा अगर आप मंदिर की तैयारियों की अगर बात करें तो इधर जो मूर्तियाँ जिस प्रकार से लगती हैं, विशेष तौर पर जो लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, दर्शन करने आते हैं, उसमें यहाँ पर जो कृष्ण जी की एक पादुकाएं हैं उस पर बहुत ज़्यादा क्रेज लोगों का मैं देख रहा हूँ। दर्शक जो आ रहे हैं, श्रद्धालु, उनका है काफ़ी क्रेज है, वो वहाँ पर आ रहे हैं, अपनी सेल्फीज भी ले रहे हैं और उसके साथ साथ दर्शन भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो मंदिर है वहाँ पर मेरे दाई दो वहाँ पर नवदुर्गा का जो है वो पंडाल लगा हुआ है, वहाँ पर भी जो श्रद्धालु हैं वो अपने भक्ति पूर्वक अपने आस्था में रमे हुए हैं। यहाँ जोत बहुत ज़्यादा यहाँ की खास है, जिसको लेकर के लोग वहाँ दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और अपने घरों में भी वो जोत लेकर के जाते हैं। उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। चौकी यहाँ पर जो माता की चौकियाँ हैं वो लगातार चल रही हैं, छोटे छोटे अंतराल में आकर चलती हैं, तो उसकी व्यवस्था भी है। और जागरण की भी तैयारी यहाँ पर है, मतलब आज रात के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि जागरण भी यहाँ पर होगा, तो उसके लिए भी जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। भंडारा की आपने बात की जाए तो पूरे 9 दिन तक यहाँ पर लगातार लंगर जो है वो चलता रहा है, सड़क सेवा। हालांकि ये सेवा यहाँ की रोज की सेवा है, लेकिन आज विशेष ये है कि जिस प्रकार से जो भोग
माता को लगाया जाता है विशेष दिनों में, यानी कि नाना प्रकार से जो 9 दिन तक अलग अलग भोज का जो प्रावधान है वो यहाँ पर किया जाता है। तो वही प्रसाद जो है वो लंगर में बांटा जाता है। सिद्धिदात्री अगर माता की बात की जाए तो धन धान्य ऐश्वर्य आरोग्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की जो प्राप्ति है उसकी यह देवी मानी जाती है, अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। तो उसको लेकर के भी एक विशेष आकर्षण लोगों में रहता है। सर्वार्थ सिद्धि योग जो होता है वो भी जैसे कल भी देखने को मिला था, तो आज भी इस प्रकार से योग बनता है। तो उसमें हर प्रकार की जो सिद्धियां देने की क्षमताएं जो हैं अगर आपको चाहिए तो आपको सिद्धिदात्री देवी की आराधना करनी चाहिए। साधक को सिद्धिदात्री देवी की आराधना करनी चाहिए। तो वो दिन आज विशेष तौर पर यहाँ पर है। तो ये पूरा अलौकिक वातावरण है जया, और एकदम नैसर्गिक सुख जो अगर आपको प्राप्त करना हो तो आप यहाँ पर आकर के कुछ समय भी अगर आप बिता पाएं तो आपको अनुभूति होगी कि आप काफी करीब माता के सामने खड़े हैं और उनसे जो चाहें वो इच्छाएं आज आप में पा सकती हैं। तो तैयारियों के लिहाज से भी और दर्शन के लिहाज से भी बड़ा अद्भुत क्षण यहाँ पर व्यतीत करने का बिल्कुल चंद्रशेखर और हरिकेश, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए, इतना अच्छा नज़ारा हम तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दोनों को ही नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही हमारे दर्शकों को भी रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, आइए एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं सुबह की सुर्खियों पर। मिजोरम विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी। कांग्रेस ने राजस्थान में 43 उम्मीदवारों की दूसरी सूची और छत्तीसगढ़ में 7 प्रत्याशियों की अंतिम लिस्ट जारी की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी छत्तीसगढ़ में 12 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को करेंगे संबोधित। एक दिवसीय आयोजन में 1000 से अधिक प्रतिभागी होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कई पश्चिमी देशों के नेताओं से बात कर हमास से जारी संघर्ष के बारे में दी जानकारी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज पहुंच सकते हैं इजरायल। ऑपरेशन अजय के तहत 2 नेपाली नागरिकों सहित 143 यात्रियों के साथ छठी उड़ान देर रात नई दिल्ली पहुंची। हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने यात्रियों का किया स्वागत। खेल की खबरों में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत की जीत का सिलसिला बरकरार। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर भारतीय टीम ने अजय रहते अंक तालिका में हासिल किया शीर्ष स्थान। कोहली ने खेली 95 रन की शानदार पारी। आज पाकिस्तान का सामना अफगानिस्तान से। और चीन में चल रहे एशियन पैरा गेम्स में आज भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी, टेबल टेनिस और साइकिलिंग की स्पर्धाओं का होगा आयोजन। और बुलेटिन में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी नया सवेरा में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही अखबारों के खास सेगमेंट को लेकर हम आपके सामने आएंगे। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद स्वागत है नया सवेरा में। आई अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की।
और अखबारों के प्रमुख सुर्खियों के लिए हम लिए चलते हैं आपको हमारे न्यूज़ रूम, जहां हमारी सहयोगी काजल साहू मौजूद है। काजल, सुप्रभात, आपको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या है आज दैनिक अखबारों में छपी प्रमुख खबरें? शुक्रिया भावना। गुड मॉर्निंग आप सभी को और रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की अखबार की सबसे बड़ी खबर जो है वो है भारत ने फिलिस्तीनियों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। हम आपको बता दें कि भारत देश के जो विमान हैं वो फिलिस्तीन पहुंचे हैं और वहां पर दवाइयों की खेप पहुंची है। 32 टन से भी ज़्यादा आपदा रहित की सामग्री वहां पर पहुंचाई गई है, जिससे लोगों को राहत मिल सके। टेंट, स्लीपिंग बैग, दवाइयाँ, पानी को शुद्ध करने वाली दवाइयाँ, ऐसी बहुत सी ज़रूरी चीज़ें भारत की ओर से फ़िलिस्तीन की ओर पहुँचाया गया है और वहाँ के लोगों को राहत देने का काम जो है भारत सरकार करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही जो भरपाई है वो तो नहीं हो पाएगी, लेकिन इसके लिए कोशिश की जा रही कि जल्द से जल्द लोगों को राहत मिले। इसके बाद दूसरी बड़ी खबर है कि इसी से रिलेटेड है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत को खतरा जो है दूर नहीं है। ये विदेश मंत्री जयशंकर ने हमें चेताया है, हमारे भारत देश को। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि खतरा अभी दूर बिल्कुल नहीं है। कोई भी उम्मीद कि संघर्ष के आतंकवाद का दुष्प्रभाव को रोका जा सके अब संभव नहीं है। जयशंकर जी ने ये भी कहा कि दुनिया में हो रहे भू राजनीतिक उथल पुथल के संबंध में एक कार्यक्रम है, वेस्ट एशिया में अभी जो हो रहा है उसका प्रभाव पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। यूक्रेन और रूस के विवाद के बाद उन्होंने ये भी कहा कि लगातार जैसे घटनाएं बढ़ रही हैं, इससे हमारे देश को भी सजग रहने की आवश्यकता है। इसके साथ ही तीसरी बड़ी खबर है हमारे हिमालय से, जहाँ पर हिमनद जो है वो पिघलते जा रहे हैं और पिघलने की वजह से जो है हिमालय में लेक्स जिसे कहा जाता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और ये भी माना जा रहा है कि जल्द ही अगर कार्बन उत्सर्जन को रोका नहीं गया और ये क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो चीज़ें हो रही है, अगर इस पे भी ध्यान नहीं दिया गया तो सारे जो लेक्स है वो पिघल जाएंगे। जो बर्फ़ है वो पिघल कर लेक का रूप ले रही है और वो लेक के जो बांध है वो टूट जाएंगे और पूरी तरह से बाढ़ का खतरा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश भी इसमें शामिल है और इन सभी जगहों के लिए चेतावनी जारी की गई है। और ये जोखिम वाले क्षेत्र हैं जिसमें हिमनद पिघलने से काफ़ी ख़तरा है, इसीलिए चेताया भी गया है। और इसके साथ ही अगली बड़ी खबर है गगनयान मिशन को लेकर, जिसमें महिला ह्यूमनॉइड जो है उसे इसरो भेजेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा है कि अंतरिक्ष एजेंसी बहुप्रतीक्षित मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान मिशन के लिए लड़ाकू विमान उड़ाने वाली महिला पायलटों या महिला वैज्ञानिकों को प्राथमिकता देगा और भविष्य में उन्हें भेजना संभव भी होगा। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं को भी आगे मिलेगा और इस गगनयान अंतरिक्ष यान में महिला ह्यूमनॉइड को, जो कि एक मानव जैसा रोबोट है, उसे भेजा जाएगा। ये लक्ष्य 3 दिवसीय गगनयान मिशन के लिए 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष भेजना और पृथ्वी की सुरक्षा से वापस लाना है। इसके अलावा जो खबर है वो हम आपको बता दें कि दिल्ली की जो हवा है उसमें घुटन सी महसूस होने लगी है। हवा में प्रदूषण लगातार बढ़ने लगा है और इसके साथ साथ जो इलाके हैं वहाँ पे सुबह सुबह कोहरा जो है देखने को मिलता है और ये धूप निकलने के बाद भी नहीं छटता है, बड़ी देरी से कोहरा छटता है। तो प्रदूषण की मार जो है दिल्ली झेल रहा है। अगर हम देखें तो 36 ऐसी जगहों में से 24 जगह राजधानी में ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। 11 जगहों पर बहुत ही ख़राब हालत है और नेहरू नगर में, मोती नगर और शादीपुर, इन सब में बहुत ज़्यादा जो है AIQ लेवल है वो बढ़ा हुआ है।
इन इलाकों में प्रदूषण बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है और इसे रोकने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन जो है प्रदूषण का स्तर खराब होते ही जा रहा है। 23 से 25 अक्टूबर तक ये स्तर बेहद खराब बने रहने की आशंका बताई जा रही है। जी, इसके अलावा बिल्कुल काजल, तो यहाँ पर इस वक्त बिल्कुल तो तमाम खबरों आप हमारे लिए लेकर आई, बहुत बहुत शुक्रिया इन खबरों को हमसे साझा करने के लिए। दिल्ली में जिस तरह से हवा का स्तर जो बता रही थी हमारी सहयोगी काजल, वाकई चिंता का विषय है और देखते हैं क्या कुछ इस बार कदम उठाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया काजल फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका स्वागत है और अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों को। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों के कई नेताओं से टेलीफोन पर बात की है। फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड के नेताओं के साथ हुई बातचीत में उन्होंने हमास से जारी संघर्ष के बारे में जानकारी दी। नेतन्याहू ने हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को खत्म करने के लिए लोगों की एकता और दृढ़ संकल्प के बारे में बताया और कहा कि हमास पर इजराइल की जीत पूरी दुनिया के लिए एक जीत होगी। उन्होंने हमास के क्रूर आतंकवाद के खिलाफ इजराइल का समर्थन करने के लिए नेताओं को धन्यवाद दिया। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के आज इजराइल पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे के मंगलवार को इजराइल पहुंचने की भी खबर है। और इजराइल और हमास में जारी संघर्ष का आज 17वां दिन है। संघर्ष के मैदान से हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह पल पल की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक जारी संघर्ष में क्या क्या हुआ, ये जानने के लिए देखते हैं संवाददाता अमृतपाल सिंह की एक खास रिपोर्ट। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग का आज 17वां दिन है और जंग थमने का नाम नहीं ले रही, इनफैक्ट और इंटेंसिफाई हो गई है। सारी रात संडे की रात को इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर बॉम्बिंग करता रहा, एयर स्ट्राइक्स करता रहा। इजराइल ने पब्लिकली अब ये कह दिया है कि हम अपनी मिलिट्री कैंपेन और तेज कर देंगे। उनके इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि वो जल्द ग्राउंड मिलिट्री असॉल्ट करेंगे। और वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कल लेबनान के साथ जो बॉर्डर है उसका दौरा किया और अपने ट्रूप से मुलाकात की। उन्होंने धमकी दी हिजबुल्लाह को कि अगर आप एक वॉर फ्रंट इजराइल के साथ खोलते हैं तो इसके भयानक परिणाम होंगे। वहीं हिजबुल्लाह भी लगातार इंटरमिटेंट फायरिंग कर रहा है, जो इजराइल रिस्पॉन्ड कर रहा है। साथ बॉर्डर के साथ लगते इलाके, उनके गांव, इजराइल में इजरायली गांव, इजरायली शहर खाली करवा लिए गए हैं। लोगों को बड़े शहर जैसे टेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा में मूव कर दिया गया है। सबसे बड़ा खतरा इसका, अगर हिजबुल्लाह इस जंग में कूदता है, वो दूसरा वॉर फ्रंट का तो है ही, उसके साथ साथ ये भी खतरा है कि जंग एस्केलेट कर जाएगी, रीजनल एस्केलेशन हो जाएगी और प्लेयर्स आएंगे। कल हमने देखा कैसे सीरिया के 2 एयरपोर्ट्स पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स की और उनको उड़ा दिया, दमिश्क और एलेप्पो। इजराइल का कहना है कि वहां से हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचाए जा रहे थे। तो अब रीजनल एस्केलेशन का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन SP दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, यरूशलेम। और आइए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। RBI की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सितंबर में बेरोजगारी दर अगस्त की 8.1% से घटकर 7.1% हो गई है। ग्रामीण और शहरी दोनों ही जगहों पर बेरोजगारी दरों में कमी आई है। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मानक चार्जिंग नियम लाने की तैयारी कर रही है। इस कदम का लक्ष्य EV उद्योग में एक समान मानक निर्धारित करना है।
वित्त मंत्रालय घाटे में चल रही 3 बीमा कंपनियों में चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में पूंजी डालने पर विचार करेगा। इन कंपनियों में पूंजी उनके चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीने के प्रदर्शन के आधार पर डाली जाएगी। वित्त मंत्रालय इस वित्तीय वर्ष में ग्रामीण नौकरी गारंटी योजना के लिए लगभग 28,000 करोड़ अधिक आवंटित कर सकता है, जो अनुदान के बजट के 60,000 करोड़ से अधिक होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पर 1 करोड़ और बीपीसीएल पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। दोनों कंपनियों ने अपने पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं लगाए हैं, जिसके दंड स्वरूप यह जुर्माना लगाया गया है। और आइए देखते हैं अब खबरें खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। वनडे क्रिकेट विश्व कप में भारत ने लगातार 5वीं जीत हासिल कर ली है। धर्मशाला में रविवार को खेले गए मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया 10 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। न्यूजीलैंड से मिले 274 रन का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को पहला झटका कप्तान रोहित शर्मा के विकेट के रूप में लगा। वे 46 रन बनाकर आउट हुए। इसके तुरंत बाद ही शुभमन गिल ने अपना विकेट गंवा दिया। इसके बाद मैदान पर उतरे श्रेयस अय्यर 29 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हुए। वहीं केएल राहुल को 27 रन बनाकर मिचेल सेंटनर ने का वो शिकार बने। इसके बाद मैदान पर उतरे सूर्य कुमार यादव टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। वे 2 रन बनाकर रन आउट हुए। भारत के लिए विराट कोहली ने 95 रन की पारी खेली। इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में अपने सभी विकेट खोकर 273 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा 130 रन डेरिल मिचेल ने बनाए। रचिन रविंद्र ने 75 और ग्लेन फिलिप्स ने 23 रन का योगदान दिया। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 5 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को 1-1 विकेट मिला। और आईसीसी विश्व कप में आज पाकिस्तान का सामना अफगानिस्तान से चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों को सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। टूर्नामेंट में अब तक पाकिस्तान ने 4 में से 2 मुकाबले जीतने में सफलता पाई है और वो अंक तालिका में 5वें नंबर पर है, जबकि अफगानिस्तान सिर्फ 1 जीत के साथ टेबल में 10 में यानी कि आखिरी स्थान पर काबिज है। और आइए खेल के बाद अब खबरें सिने जगत से फटाफट अंदाज में। भोजपुरी फिल्म आस्ट्रा का ट्रेलर रिलीज हुआ। ट्रेलर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज किया गया है। इस फिल्म में रितेश पांडे और अवधेश मिश्रा के अलावा सपना चौहान लीड रोल में नजर आ रही हैं। अक्षय कुमार की आगामी फिल्म खेल खेल की शूटिंग लंदन में शुरू हो गई। अक्षय कुमार ने लंदन में फिल्म खेल खेल की शूटिंग शुरू होने की जानकारी शेयर की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने फिल्म तेजस की स्पेशल स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया। तेजस में कंगना रनौत अहम भूमिका में है। कन्नड़ सुपरस्टार यश इन दिनों बॉलीवुड में एंट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं। नितेश तिवारी की रामायण में काम करते नजर आ सकते हैं अभिनेता यश। थलापति विजय सबसे ज्यादा फीस लेने वाले तमिल एक्टर के रूप में चर्चा में। खबर है कि हालिया रिलीज लियो के लिए उन्होंने 120 करोड़ रुपए फीस ली। अभिनेता टाइगर श्रॉफ अपनी फिल्म गणपत का प्रमोशन के लिए मेट्रो ट्रेन में सफर करते हुए नजर आए। हालांकि टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत का बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती प्रदर्शन फीका रहा। और आइए बात कर लेते हैं आज के योग सूत्र की। तो आज हम मन की सुंदरता के साथ साथ तन की सुंदरता को निखारने वाले कुछ योग क्रियाएं सीखेंगे और इसी क्रम में त्वचा को सुंदर और स्वस्थ बनाने के कुछ आसान उपाय जान लेते हैं। आइए।
नमस्ते, मैं अंकिता सूद। आज जो हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप सभी के चेहरों पे एक बड़ी प्यारी सी चमक आने वाली है। और वो भी कौन सी? योगिक शाई। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग कुछ ऐसी सिंपल बट इतनी इफ़ेक्टिव टेक्निक्स बताने वाले हैं जिससे आपको लगेगा कि अरे वाह, चेहरे में एक अलग सी रौनक आ गई है। लोगों को लगेगा कि लाइट हमें जलाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका चेहरा ही एक लाइट की तरह बन जाता है। स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, ये सब हमारे चेहरे को मुरझाने से लग गया है। हमारा पोल्यूशन जो है वो इतना बढ़ गया है, स्किन अच्छे से ब्रीथ नहीं कर रही है। तो कैसे हम अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं? आइए सीखते हैं कुछ स्पेशल टेक्निक्स। तो क्या आप रेडी हैं चेहरे पे एक अच्छा सा निखार लाने के लिए? हम लोग शुरुआत करते हैं पहली टेक्निक, जिसका नाम है कपाल रंध्र धौती। हमने जेंटली अपने फेस की मसाज करनी शुरू करनी है, माथे पर धीरे धीरे ब्रीदिंग के साथ, हल्के हल्के प्रेशर के साथ। और फिर दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ के आपने अपने चेहरे को ढक देना है और साथ में डीप ब्रीदिंग। वाह, आपके चेहरे पे तो एक बढ़िया सी निखार आ गई है, आप ग्लो कर रहे हैं। और ग्लो चाहिए तो चलिए जानते हैं गुरु माँ हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। चमकती हुई त्वचा पाने के लिए एक तो मुंह पे बार बार हाथ न लगाएं, मुंह को कम से कम 2 बार जरूर धोएं पानी से। पीने के लिए पानी भी थोड़ा ज्यादा लें। खाने में ध्यान दें कि आप न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं और हल्की सवेरे की धूप फेस पर लें। इन सारी चीजों की वजह से त्वचा अच्छी ही रहेगी। नमस्कार। और आइए अब मौसम का हाल जान लेते हैं और शहरों के तापमान पर नजर डाल लेते हैं। और इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं मुंबई में महाअष्टमी के अवसर पर महिलाओं द्वारा धनुची नृत्य की इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ। तो आप लुत्फ उठाइए इन तस्वीरों का और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
माया सावेरा के प्रायोजक थे मुगली घुट्टी 555, हंसता बचपन।